Welcome back once again into the class 12th. Right now we are discussing unit current electricity, and it is the second part of the current electricity, which is electric circuits and measurements. So we have some topics to discuss which are very easily and completely theoretical. So that let's start with the electric cell. So what is the electric cell? A device which maintains continuous flow of charge in the circuit is called the electric cell. तो मैंने हमेशा से आपको लिए कोशिश करी है कि जो आपके नोट्स बहुत कॉम्पैक्ट बने, इसीलिए देखिए इस डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक सेल ऑलरेडी यहाँ पे जो है हेडिंग में है, इसीलिए मैंने लिखा है अ डिवाइस विच मेंटेन्स कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट। यानी एक ऐसी डिवाइस जो किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट का जो फ्लो है वो कॉन्टिन्यूअस मेंटेन रखती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट इज इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। फिर हम लोग बात करते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल की। व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल? ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो एक्चुअली इट इज अ वर्क डन टू पुश द चार्ज इन द सर्किट, यानी किसी सर्किट में अगर करंट को फ्लो कराना है, यानी कि चार्ज को फ्लो कराना है, तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो द वर्क डन बाय द सेल फोर्सिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन फ्लो टू फ्लो इन द सर्किट इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ द सेल। और ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, इंक्लूडिंग सेल, यानी सेल के अंदर भी जो है चार्ज को फ्लो कराने में वर्क डन करना पड़ता है, यानी कि सर्किट और साथ में सेल, यानी द वर्क डन बाय द सेल इन फोर्सिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू फ्लो इन सर्किट इंक्लूडिंग सेल इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ अ सेल। सो दिस इज द फार्मूला, लुक लाइक अ फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी E इक्वल टू W अपॉन Q, जूल पर कूलम और वोल्ट भी कहते हैं। फिर अगर हमको डिफाइन करना हो, हाउ कैन वी डिफाइन वन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? सो इट्स अ वेरी सिंपल। If work done is 1 joule to push charge of 1 coulomb in the circuit, then EMF will be of 1 volt. यानी कि अगर किसी सर्किट में 1 कूलम के चार्ज को फ्लो कराने के लिए 1 जूल का वर्क डन करना पड़े, तो वहां पर उस सेल का EMF कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। एक नोट है इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन ऑफ EMF इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? मानते हैं कि ये कहीं पर आप जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट में अलग अलग बहुत सारे एक सेल लगा हुआ है, इसका ईएमएफ ही है, अलग अलग रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1 R2 R3, और इस ईएमएफ से जो चार्ज है, ठीक है, इस सेल से जो चार्ज फ्लो कर रहा होगा, तो यानी कि करंट फ्लो कर रही होगी, तो यहाँ पर R1 के अक्रॉस ड्रॉप होगी, R2 के अक्रॉस ड्रॉप होगी, R3 के अक्रॉस ड्रॉप होगी, यानी कि R1 के अक्रॉस पोटेंशियल V1, R2 के अक्रॉस V2 और R3 के अक्रॉस कितना हो गया? V3 हो गया। तो हम आपसे कहें व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, तो मान लेते हैं टोटल वर्क डन W है, टोटल चार्ज Q है, तो E इक्वल टू कितना आ गया? W बाई Q आ गया। अब अलग अलग जगह है, क्योंकि अलग अलग रेजिस्टेंस लगे हुए, यानी कि अलग अलग वहाँ पर जो है अलग अलग एक तरीके से कह सकते हैं वर्क डन होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर वर्क डन W1 है, यहाँ पर W2 है, यहाँ पर W3 है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? W1 अपॉन Q। ये इसका टोटल वर्क डन अगर निकालना हो, 3 आप देख रहे हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो 3 जगह वर्क डन हुआ, तो मान लेते हैं पहला W1, दूसरा W2, तीसरा W3, तो W1 प्लस W2 प्लस W3 अपॉन Q। अब इसको आप अलग कर देंगे, तो W1 अपॉन Q प्लस W2 अपॉन Q, W3 अपॉन Q। अब आपको मालूम है W1 Q अपॉन Q को V1 लिख सकते हैं, W2 अपॉन Q को V2 लिख सकते हैं, और W3 अपॉन Q को V3 लिख सकते हैं। दैट इज वाई वी कैन से द ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टेंसेस इन द एक्सटर्नल सर्किट, यानी कि किसी सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस हैं, वहां पर जो जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, उन सब का सम ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर होता है। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट इट। सो राइट नाउ you have the next topic, which is the internal resistance of a cell. Then how can we define this? The resistance offered by electrolyte of the cell to flow of electric current fluid. यानी कि क्या होता है कि सेल का जो सॉल्यूशन है, जिसे इलेक्ट्रोलाइट भी हम लोग कहते हैं, वो खुद इलेक्ट्रिक करंट को या जो आयंस होते हैं उनको फ्लो करने में क्या करता है? एक अपोजिशन करता है, उनको फ्लो करने में कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है। उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। पहला तो होता है कि इट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ये देखते हैं कितना ज्यादा सेपरेशन, सेल है, सेल में क्या होती है, प्लेट्स होती हैं। तो प्लेट्स क्या है कि उनका सेपरेशन कितना है। अगर क्या होता है ज्यादा सेपरेशन होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज्यादा होगी, जो कि आप देखिए लिखा है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। सेकंड पार्ट से इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लेट्स एरिया डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि जितना ज्यादा एरिया इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, डिप होगा, उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। देन फिर आता है इट डिपेंड्स अपॉन नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द सेल। यानी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं जैसे नेचर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ये सब के इस सब पर भी इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और ऐसा देखा जाता है कि कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ भी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। देन नाउ वी कैन एस्टेब्लिश अ फार्मूला, ठीक है। हाउ कैन वी डू दिस? जस्ट मेक अ सिंपल सर्किट हियर, इट्स अ कंप्लीटली सेल, ओके। ऑलवेज रिमेंबर दैट when we talk about the EMF of the cell or cell, then we had to include the internal resistance with the cell, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि सेल के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी की तरीके साथ में रहता है। यानी ये सेल है जिसका EMF है, उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये टोटल एक सेल है जो हमने डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। फिर हमने क्या, आपको मालूम है कि हमेशा पैरेलल में जो है एक वोल्टमीटर लगाया जाता है, यहाँ पर लगा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ एक एमीटर लगा है, यहाँ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा है, की लगी हुई है, और I करंट क्या कर रही है, पूरे सर्किट में फ्लो कर रही है। अब देखिए इस सर्किट में क्या करना है हमको, सबसे पहले तो सेल का जो EMF है वो चार्ज, मान लेते Q सर्किट चार्ज में फ्लो कर रहा है, तो उस Q चार्ज को पुश करने के लिए जो वर्क डन करेगा, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? तो W इक्वल टू, आपको मालूम है E इंटू Q है ना, E इक्वल टू W बाई Q, W इक्वल टू EQ, ठीक है। अब Q की जगह आपने क्या रख दिया, देखिए IT रख दिया आपने, तो कितना आ गया, W इक्वल टू कितना आ गया, EIT। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, वर्क डन अक्रॉस रेजिस्टेंस R इन एक्सटर्नल सर्किट, तो W एक्सटर्नल आप देखिए। अब यहाँ पर चूंकि एक रेजिस्टेंस कैपिटल R लगा है, यानी कुछ वर्क डन यहाँ पर भी होगा, तो वो वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो W एक्सटर्नल इक्वल टू कितना आ गया, VQ हो गया। अब VQ, Q की जगह क्या होता है, IT, अभी आपको मालूम है, तो आपने ये W एक्सटर्नल की वैल्यू VIT होगी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब इस सर्किट में अगर आप देखें, सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, वहां भी कुछ वर्क डन होगा, तो W इंटरनल को लिख दिया V डैश Q। तो V डैश की वैल्यू कितनी हो गई, IR। अब चूंकि इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r से यहाँ पर शो करा है, तो यह IR कर दिया, और Q की जगह IT होता, तो IT, तो ये आ गया I स्क्वायर RT। अब आप देखिए टोटल वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल, तो W की वैल्यू EIT, और इसके अलावा W एक्सटर्नल की वैल्यू VIT, और W इंटरनल की वैल्यू I स्क्वायर RT। तो IT कॉमन लेके कट जाएगा, तो आपके पास जो EMF ऑफ द सेल है वो कितना आ गया, E इक्वल टू V प्लस IR आ गया। तो अब इसको आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। देन इसके आगे कुछ इसके जो ट्रांसफॉर्म करके एक दो फार्मूले और एस्टेब्लिश करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज, अभी हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाई थी इक्वल टू V प्लस IR, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करें तो V इक्वल टू E माइनस IR भी लिख सकते हैं। दो चीजें पता चलती है इससे कि जो सेल का EMF है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो जो एक्सटर्नल सर्किट में जितना भी टोटल जो है पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, एक तो वो, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट ड्रॉप होगी, यानी कि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है। इसको V इक्वल टू E माइनस IR भी लिख सकते हैं, यानी कि हमें पता करना हो कि बाहर जो हमने सर्किट में रेजिस्टेंस लगाया है वो कितना वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो EMF और उसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है सेल के अंदर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो माइनस कर दे तो हम बता सकते हैं बाहर कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलेगा एक्सटर्नल सर्किट पे किसी पॉइंट पे। अब इससे अगर स्मॉल r की वैल्यू निकालनी, तो इसी फार्मूले को ट्रांसफॉर्म करके हम लोग जो है ये R इक्वल टू E माइनस V अपॉन I लगा सकते हैं। फिर इसको क्या है, I की जगह V बाई R रख दीजिए आप यहाँ पर, तो देखिए स्मॉल r का एक और फार्मूला निकला है, कैपिटल R इंटू कैपिटल E अपॉन V माइनस 1। फिर करंट इन द सर्किट अगर आपसे पूछता है, ठीक है, तो ये I इक्वल टू फार्मूला आपको मालूम ओम्स लॉ से V बाई R होता है, तो V की जगह E माइनस IR अपॉन कितना लिख दीजिए, कैपिटल R रख दीजिए। तो IR इक्वल टू E माइनस I इंटू स्मॉल r। तो देयरफॉर अगर I की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी निकलती है, कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस R, यानी कि EMF ऑफ द सर्किट टू द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये कुछ फार्मूले हैं, पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक। तो इसको नोट कर लीजिए। देन हम इसके बाद चलते हैं सेल्स का कॉम्बिनेशन करते हैं सीरीज और पैरेलल में। फर्स्ट नोट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। सो right now we have two diagrams.
और वो हम लोग बात किसकी कर रहे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की कर रहे थे। एक इन सीरीज है और दूसरा इन पैरेलल है, दोनों डायग्राम हमने बनाए हुए हैं। सीरीज की पहली बात करते हैं तो सीरीज में क्या है, एन सेल जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जो है मान लेते हैं एन सेल्स हैं लगातार जुड़े हुए हैं, सबका ईएमएफ आप देख रहे हैं ई है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। ठीक, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिस सर्किट से जुड़े हैं उसका कैपिटल आर है, जो करंट फ्लो कर रही है वो आई है। अब हम आपसे पूछें कि टोटल ईएमएफ कितना होगा, है ना, तो अगर हम आपसे पूछे टोटल ईएमएफ कितना है, टोटल ईएमएफ तो आप कहेंगे एन सेल है और सबका ईएमएफ ही है तो एन ही हो गया। फिर हम आपसे पूछे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल इंटरनल या टोटल रेजिस्टेंस पूछ ले हम आपसे सीधे, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट का। तो जब टोटल रेजिस्टेंस हम आपसे सर्किट का पूछेंगे तो आपके पास बड़ा आसान है बताना, एक तो एक सेल का स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो एन सेल का कितना हो गया, एन आर हो गया। आप एक्सटर्नल सर्किट में कैपिटल आर लगाए तो टोटल रेजिस्टेंस का मतलब एन आर यानी एन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस जो बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है कैपिटल आर। अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द करंट, टोटल करंट इन द सर्किट, तो टोटल करंट की बात हम लोग करेंगे तो कितनी हो जाएगी, आपके पास आई निकालना है हम लोग, तो आई इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल, तो लिख दे टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस है ऑफ द सर्किट है। ठीक, तो आई इक्वल टू और करके लिख दीजिए या देयरफॉर करके लिख दीजिए, टोटल ईएमएफ आपने लिखा है एन ई और टोटल रेजिस्टेंस लिखा है एन आर प्लस आर। तो दिस इज द फार्मूला फॉर द टोटल करंट इन द सर्किट। बट अभी ये इससे इन्फॉर्मेशन कुछ खास मिल नहीं रही है, तो इन्फॉर्मेशन अगर खास नहीं मिल रही है तो इसमें हम लोग दो केस बना लेते हैं जो आपको समझने के लिए पर्याप्त होंगे। तो केस 1 कर लें, तो ये रहा केस 1। तो केस 1 में क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि एन आर की जो वैल्यू है वो कैपिटल आर से बहुत कम है, यानी कि जो एन सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम है। तो वी कैन नेग्लेक्ट इस एन आर इन अबव, है ना, सो वी कैन नेग्लेक्ट एन आर इन अबव फार्मूला। ओके, ठीक, तो अबव फार्मूला में हम लोग क्या कर सकते हैं, एन आर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो कर दीजिए भाई। तो आप देखिए देयरफॉर आपके पास जो फार्मूला आएगा वो आई इक्वल टू एन ई अपॉन आर आ गया। ठीक है, इससे क्या पता चला कि जो हमें सेल मिल रही है, टोटल करंट जो है वो क्या हो रहा है, टोटल करंट जो मिल रही है आपको, टोटल करंट इक्वल टू स्मॉल एन टाइम करंट बाई 1 सेल। यानी कि अब ऐसी कंडीशन में आपको एक सेल की एन टाइम करंट मिलेगी जब इस कंडीशन में जोड़ेंगे आप, जहां पर एन आर इज वेरी वेरी लेस देन आर होगा। और केस 2 भी देख लें, केस 2 में क्या करते हैं हम लोग, जो ये केस 2 है, केस 2 में आप ऐसा कर सकते हैं कि लेट कर लें कि जो एन आर की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बड़ी है आर से, सो वी कैन नेग्लेक्ट जो है कैपिटल आर इन अबव फार्मूला। तो हम लोग ऊपर वाले फार्मूले में क्या कर देंगे कि कैपिटल जो है ये आपका जो आर उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। देयरफॉर आई इक्वल टू कितना आ गया, एन ई अपॉन एन आर, क्योंकि आर तो चला गया तो ये कट गया, यानी कि ई बाई आर। यानी इस कंडीशन में क्या सेलों को एन सेलों को जोड़ने का फायदा हुआ, क्योंकि सिर्फ कितनी करंट मिल रही है, यानी कि एक ही सेल के बराबर करंट मिल रही है उस कंडीशन में जब एन सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या है, ज्यादा है। तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करिए और सीरीज वाला नोट कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अब मैं इसको आगे करने वाला हूँ पैरेलल सेल के लिए, तो आप रोक दीजिएगा और मैं इसका जो है इसको इरेज करके अब बात करता हूँ कि पैरेलल में हम कैसे जो है उसको करेंगे। तो ठीक है, इसके लिए पैरेलल के लिए सर्किट आपके पास बना हुआ है, तो इसको जरा यहाँ पर हटा दिया है।
अब आपका ये आपका है सामने जो है इन पैरेलल रखा हुआ है, तो ये इन कितना हो गया पैरेलल। ठीक, तो अब सर्किट नीचे वाला देखिएगा, क्योंकि ये सर्किट पैरेलल का जो है वो नीचे बना हुआ है, इसको मैंने जो है यहाँ से हटा दिया। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर पैरेलल देखिए जो है बहुत सारे सेल लगे हुए हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर पैरेलल में देखें, ये ईएमएफ ई है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये ईएमएफ ई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ऐसे एन सेल्स लगे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ का ईएमएफ है ये, और ये कितना है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। जिस सर्किट से जुड़े हैं उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, जो करंट फ्लो कर रही है वो कितनी फ्लो कर रही है, आई फ्लो कर रही है। तो वही बात की टोटल जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा, टोटल ईएमएफ जो है इस कंडीशन में कैपिटल ई, ध्यान रखिएगा, जो पैरेलल में हमेशा ईएमएफ या वोल्टेज जो होता है वो सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर एन ही नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ई आएगा। टोटल ईएमएफ कितना हो गया, ई। अब आप जो है इसके बाद जो है आप रेजिस्टेंस निकालिए। ठीक, तो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एन सेल्स, ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई आपके पास, तो 1/r डैश कर दे, तो देखो यहाँ पर 1/r प्लस 1/r प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो एन सेल तक जाएगा, ये एन सेल का रेजिस्टेंस है ना, तो इसको आप और करके 1/r डैश इक्वल टू एन बाई आर भी लिख सकते हैं, और इसको r डैश इक्वल टू आर बाई एन भी लिख सकते हैं, यानी कि एन सेल होगा। यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिल गया। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो गया, तो कैपिटल आर जो है यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा, अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो उसको ऐसे दिखा रहने दीजिए, और बाहर लगाए आर ऑन प्लस आर अपॉन कितना हो गया, एन हो गया। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस आ गया सर्किट का। देयरफॉर टोटल करंट स्मॉल आई इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, सर्किट की बात हो रही है, तो टोटल ईएमएफ कितना है, ई। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका टोटल रेजिस्टेंस है आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एन, तो ये टोटल करंट यहाँ पर निकल है। अब इस फार्मूले में देखिए फिर कुछ बहुत खास नहीं पता चल रहा है, इसको क्वेश्चन मान सकते हैं, इसको वन कर सकते हैं चाहे तो। फिर दो केस बनाइए। तो पहला केस वन जो है, केस वन में आप क्या करिए कि यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि पहली कंडीशन में मान लेते हैं कि जो R बाई एन है, यानी एन सेलों का है जो रेजिस्टेंस है, उसको आप क्या कर सकते हैं, मान लिया आपने कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या है, बहुत ज़्यादा। ठीक, क्लियर हो गई बात, यानी कि R की वैल्यू है वो कैपिटल R बाई एन के कंपेयर में क्या है, बहुत ज़्यादा है। तब ऐसी कंडीशन में आपको मालूम है R कैन बी नेगलेक्टेड, तो R को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर फार्मूला क्या बनेगा, I इक्वल टू ई अपॉन जो है, अब चूंकि R बहुत बड़ा है तो सॉरी R अपॉन एन को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो E अपॉन R हो गया। तो ऐसी कंडीशन में कोई फार्मूला कोई फ़ायदा हुआ क्या, इनको पैरेलल में एन सेलों को जोड़ने का नहीं हुआ। ठीक, तो अब दूसरा केस टू देख लीजिए। केस टू में हम लोग कहते हैं कि जो कैपिटल R की वैल्यू है वो एन सेलों का जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, यानी R बाई एन से बहुत कम है, तो कैपिटल R कैन बी नेगलेक्टेड, ठीक है। तो देयरफॉर आपके पास देखिए, तो I इक्वल टू ई अपॉन आर अपॉन कितना आ गया, एन, और I की वैल्यू देखिए तो एन ई अपॉन कितना आ गया, आर आ गया, यानी एक सेल की जो करंट होगी वो एन टाइम हो जाएगी इस कंडीशन में। तो क्लियर हो गई बात। तो इसमें हमने क्या करा, पैरेलल में जो है टोटल ईएमएफ केवल ही, क्योंकि हमने कहा कॉमन रहता है पोटेंशियल हमेशा। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस आर बाई एन हो गया। ये टोटल करंट का फार्मूला I इक्वल टू आर अपॉन आर बाई आर प्लस आर बाई एन हो गया। अब I की वैल्यू कितनी हो गई, E बाई आर हो गई, क्योंकि R की वैल्यू R बाई एन से बहुत कम है। पहले केस की बात करें तो R की वैल्यू R बाई एन से बहुत ज़्यादा आपने मानी, तो R बाई एन को आप क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले में अगर ये चला गया ये वाला टर्म, तो I इक्वल टू कितना बचा, E बाई आर बचा। फिर अगर हम क्या करें कि मान लेते हैं कि इस R की वैल्यू इस R बाई एन से बहुत कम है, जैसा यहाँ दिखाया हुआ है हमने, तो R को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो I इक्वल टू ई बाई आर बाई एन, तो इस I इक्वल टू कितना आ गया, एन ई बाई आर आ गया, यानी कि एक सेल की एन टाइम करंट मिलेगी
तो ये एक पहला पार्ट था जो इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मेजरमेंट में हम आपको बता रहे थे। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो दूसरा पार्ट हम आपसे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब आप वीडियो पॉज करके ये पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।